अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग के पास नए लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 4 रिग्रेशन का चैप्टर है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों के पास बुक में से अगर स्टार्ट करें तो पेज नंबर 147 पर आप लोगों के पास ये लेक्चर है। 147 पे ये चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर नंबर 4। खोल ली होंगी आप लोगों ने बुक्स, और अब हम लोग जो रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन है वो हम लोग बुक में से पढ़ लेते हैं कि रिग्रेशन होती क्या है हम लोग के पास। सही, इस चैप्टर को 2 टॉपिक में डिवाइड कर दिया उन्होंने। एक टॉपिक है आप लोग के पास रिग्रेशन का और एक टॉपिक है आप लोग के पास कोरिलेशन का। सही है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम लोग के पास। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन पेपर्स में, वो हर साल ही तकरीबन या हर सेमेस्टर में आप लोग के पास जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद होता है। कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से हम लोग के पास ये टॉपिक ज़रा इम्पोर्टेंट है। रिग्रेशन पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग के पास आसान सा टॉपिक है, देखिएगा। द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ओवर द अदर वेरिएबल इज टर्म्ड एज रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होती है? एक वेरिएबल का डिपेंड करना दूसरे वेरिएबल पे, ये हम लोगों के पास रिग्रेशन कहलाती है। मतलब रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? रिग्रेशन में हम लोग डिपेंडेंसी चेक करते हैं एक वेरिएबल की कि वो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। सही है, द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ओवर द अदर वेरिएबल इज टर्म्ड एज रिग्रेशन। ये चीज हम लोग के पास क्या कहलाती है? रिग्रेशन कहलाती है। आगे क्या बताया उन्होंने? रिग्रेशन इज ए स्टैटिस्टिकल डिवाइस विच हेल्प्स अस इन एस्टिमेटिंग और प्रिडिक्टिंग the unknown value of one variable provided the value of other variable is given to us। बोल कह रहे हैं कि हम लोग के पास रिग्रेशन किस काम में आती है? रिग्रेशन हम लोग के पास एक अनप्रिडिक्ट वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के काम में आती है अगर हम लोगों के पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दी हुई हो। अगर हम लोग के पास एक वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है जो कि हम लोग के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू की मदद से डिपेंडेंट वेरिएबल की सही वैल्यू मालूम कर सकते हैं। रिलेशन निकालना पड़ेगा और तमाम चीजें भी आपको पता चल जाएंगी। द वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी एस्टिमेटेड, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू एस्टिमेट की जाए इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसकी वैल्यू हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो वेरिएबल क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। सही है, जो किस पे डिपेंडेंट होगा? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा जिसकी वैल्यू गिवन होगी। वेयर एज द वैल्यू हुज वैल्यू इज गिवन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो वेरिएबल क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन्होंने एक्स वाई लिख दिया है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स वाई हो। उन्होंने एक ऐसी वेरिएबल की फॉर्म शो कर दी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आप लोग के पास वाई हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लोग के पास एक्स हो जाएगा। सही है, ये क्यों लिख दिया एक्स वाई ये मैं बता दूंगा अभी आप लोगों को। अब इसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दिए। फॉर एग्जाम्पल, अब डिपेंडेंसी किस तरीके से होती है वेरिएबल्स में वो चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स आर द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एडवर्टाइजिंग इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि सेल्स डिपेंड करती है आप लोग के पास किस चीज पे? एडवर्टाइजिंग पे। जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी उतनी ज्यादा जो भी प्रोडक्ट होगी, किसी भी चीज की कोई भी प्रोडक्ट होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? आप लोग के पास मशहूर होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होगी तो आप लोग के पास उसकी डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो जो डिमांड होती है आप लोग के पास, सेल्स होती है, वो किस पे डिपेंडेंट है? आप लोग के पास एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट है। वेट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड हाइट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ज़्यादातर अमूमन ऐसी होता है कि जिन लोगों की हाइट अच्छी होगी उन लोगों का वेट भी ज़्यादा होगा, जिन लोगों की हाइट कम होगी उनका वेट कम होगा। तो वेट डिपेंडेंट है किस पे? हाइट पर। सही है, डिमांड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस के हिसाब से डिमांड का चेंज होना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंटली चेंज हो सकता हो। प्राइजेस इंडिपेंडेंटली चेंज हो सकती हैं। सही है, प्राइजेस को देखते हुए आपके पास प्रोडक्ट की क्या डिमांड है ये डिपेंड करती है। सही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास मार्केट्स में जिनकी प्राइसेस काफ़ी हाई होती हैं, तो वो उनकी डिमांड इतनी नहीं होती। सही है, कम डिमांड होती है। जिसकी प्राइसेस कम होंगी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी अगर वो ज़्यादा यूज़फुल होगी।
तो इसी लिहाज से आप लोग देख सकते हैं कि डिमांड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. When two variables are found to be strongly related, we may be further interested in obtaining a mathematical equation. आप लोग के पास वेरिएबल की डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं हम लोग रिग्रेशन में कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट कितना डिपेंडेंट है, सही, और कितनी वैल्यूज पे फर्क डाल रहा है, ये हम लोग चेक कर रहे हैं रिग्रेशन में. तो उन्होंने यही बात बोली है कि अगर हम लोग के पास स्ट्रांगली रिलेटेड होते हैं वेरिएबल तो हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हम उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड आउट कर लें. डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप, जो उसके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करे, सच एज इक्वेशन इज नोन एज रिग्रेशन इक्वेशन. वो इक्वेशन क्या कहलाती है? रिग्रेशन इक्वेशन कहलाती है. वैसे हम लोग के पास देखा जाए तो रिग्रेशन का हम लोग दो तरीके से जायजा ले सकते हैं. वो दो तरीके कौन कौन से? एक स्कैटर डायग्राम है और दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन है. सही, मैथमेटिकल इक्वेशन जिसका जिक्र इन्होंने अभी किया है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन के नाम से सही आते हैं इसकी तरफ भी, अभी बोर्ड की तरफ. तो such as equation is known as regression equation. To determine the regression equation, our first step is to prepare of scatter diagram. वो बोले हैं कि अगर regression equation मालूम करनी है तो आपको scatter diagram मालूम करनी आनी चाहिए. कोई जरूरी नहीं है, मगर चूंकि मेथड है हम लोग के पास रिलेशनशिप का, डिपेंडेंसी का, तो रिग्रेशन का, तो हम लोग स्कैटर डायग्राम भी बनाना सीख लेते हैं कि स्कैटर डायग्राम किस तरह बने. बहुत आसान सी डायग्राम है, एक्स वाई की वैल्यूज के दरमियान बनेगी, सही. और आप लोग के सामने स्कैटर डायग्राम की क्या होगी, हेडिंग दी हुई है, उसमें आप लोग को बताया है द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज द स्कैटर डायग्राम. अगर हम लोग को टाइप ऑफ वेरिएबल पता करने है कि हाँ भाई इनके आपस में किस टाइप का रिलेशनशिप है, तो हम लोग को स्कैटर डायग्राम बनानी पड़ेगी. स्कैटर डायग्राम कितनी तरह की बनती है? 3 तरह की बनती है, सही. वो 3 तरह की और भी तरह की बनती है, मगर आपके कोर्स में नहीं है. 3 तरह की स्कैटर डायग्राम बनती है. उन्होंने तीनों तरह की स्कैटर डायग्राम के शेप्स दिखा दिए हैं, सही. एक एक्सेस आप लोगों ने बनाया, एक वाई एक्सेस हो गया, एक एक्स एक्सेस हो गया. आप लोगों के रजिस्टर में लाइंस मौजूद है, उस लाइंस में आप लोगों ने वैल्यूज दे दी. आप लोगों के पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू गिवन होगी. एक्स वाई की ऑब्जर्वेशन आप लोगों के पास गिवन है. फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह की 10 ऑब्जर्वेशन आप लोगों के पास मौजूद है, एक्स की भी और वाई की भी. एक्स की वैल्यूज एक्स एक्सेस पे प्लॉट होगी, वाई की वैल्यूज वाई एक्सेस पे प्लॉट होंगी. प्लॉटिंग की वैल्यूज क्या बताऊं मैं आप लोगों को कि हर लाइन को अगर इधर हमारे पास नंबर ज्यादा जा रहे हैं तो हम उसी तरीके से स्केलिंग सपोज करते हैं. अगर नंबर वैल्यूज 1 2 3 4 5 करके हैं तो हम लोग फर्स्ट लाइन को 1 के बराबर ले लेंगे, इसी तरह 2 के बराबर, इसी तरह 3 के बराबर, 4 के बराबर, 5 के बराबर. और अगर नहीं है तो हम लोग 2 4 6 8 10 भी कर सकते हैं. अगर और वैल्यूज चाहिए तो हम लोग 4 8 12 16 20 भी कर सकते हैं. 5 10 15 20 भी कर सकते हैं. वाई एक्सेस की और एक्स एक्सेस की. वाई एक्सेस की स्केलिंग क्योंकि हमारे पास रजिस्टर में लाइंस मौजूद होती हैं तो वाई एक्सेस की स्केलिंग ऐसी हो जाएगी. एक्स एक्सेस पे हम लोग को इक्वल डिस्टेंस से पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे. अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर का फासला दिया है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे भी, फिर 2 सेंटीमीटर यहाँ पे भी, फिर 2 सेंटीमीटर यहाँ पे भी और फिर 2 सेंटीमीटर यहाँ पे. इस तरह हर जो पॉइंट होगा वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर पे होगा, सही है. जब एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगे तो फॉर एग्जांपल हम लोग के पास एक कंसीडर कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू हम लोग के पास 5 है. तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 कंसीडर किया हुआ है. तो ये अगर हम लोग के पास एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो एक्स की 2 वैल्यू ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है. एक्स की आप लोग के पास 2 वैल्यू पे वाई 5 प्लॉट करने, x2 ये रहा, 5 ये रहा, वाई आप लोगों ने इधर x पे 2 और इधर वाई 5 करके आप लोगों ने एक वैल्यू प्लॉट कर दी. ये सही, एक पॉइंट प्लॉट हो गया. जितनी 10 की 10 वैल्यूज दी होंगी 10 की 10 वैल्यूज आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं अपने नॉर्मल प्लेन पेपर पे, रजिस्टर पे. होगा क्या, अगर आप लोग के पास शेप, यानी कि ये मेथड से इस वजह से बता दिया, हर किसी को प्लॉटिंग आती होगी, सही. मैट्रिक क्लास में, इंटर में आप लोगों ने सीखी होगी और बहुत आसान तरीका है प्लॉटिंग का. जब भी मैंने आप लोग को थोड़ा एक रिव्यू दे दिया, जब आप लोग पॉइंट्स को प्लॉट कर लें और पॉइंट्स आप लोग के पास करीब करीब आए, जिस तरीके से इन्होंने लीनियर रिग्रेशन की डायग्राम में दिखाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन में according to this method we first plot the paired values of two variables x and y on a graph paper and do not join the plotted points by any way. सही है, जो हम लोगों ने पॉइंट्स प्लॉट करें उनको ज्वाइन नहीं करना है
और इन्होंने बताया कि ग्राफ पेपर पे कर लें, मर्जी आप लोगों की। हो सकता है कि ग्राफ पेपर अवेलेबल ना हो आपको एग्जाम में, सही है। अगर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप लोग नॉर्मली अपनी जो आपको कॉपी मिलेगी सॉल्व करने के लिए उसमें भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उसमें अगर डायग्राम बना सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड हो डायग्राम तो बनाएंगे। इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स टेंड टू लाई नियर अ स्ट्रेट लाइन द रिलेशनशिप इज टू बी लीनियर और रिग्रेशन इज सेड टू बी लीनियर, सही। अगर हम लोगों के पास पॉइंट तमाम एक स्ट्रेट लाइन के करीब करीब हैं या उस पर रिलाई करते हैं तो वो जो हमारे पास ग्राफ होगा वो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन में काउंट होगा। वो जो रिलेशनशिप होगा हम लोग बोल देंगे वेरिएबल की रिलेशनशिप क्या है, हमारे पास लीनियर रिग्रेशन में काउंट हो रही है। रिलेशनशिप क्या है, लीनियर है, जिस तरीके से उन्होंने डायग्राम में शो किया है। और इस तरह की जो डायग्राम होगी, इस तरह का जो ग्राफ होगा, इस तरह का ग्राफ हम लोग के पास लीनियर रिग्रेशन में आएगा। यानी कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करूं तो उस स्ट्रेट लाइन में हमारे पास मैक्सिमम या पॉइंट या ज्यादा पॉइंट्स लाए कर रहे हो और जो बाकिया पॉइंट्स हो, बाकिया पॉइंट्स लाइन के करीब करीब हो। ये नहीं हो कि एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर, इतनी दूर दूर पॉइंट्स नहीं हो, सही। तो इस तरह का रिलेशनशिप, एक पॉइंट हो सकता है एरर होता है, वो कभी नोट करते हुए आ जाता है, मगर आप लोगों के पास एक दो पॉइंट चलेंगे, मगर ज्यादातर पॉइंट्स लाइन के करीब करीब होंगे या लाइन पर होंगे। तो इस तरह की अगर डायग्राम हम लोग के सामने आती है तो वो डायग्राम हम लोग के पास लीनियर रिग्रेशन कहलाती है। प्लॉटिंग आप लोग को आ गई, आगे पढ़ सकते हैं आप लोग। इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स टेंड्स टू लाई नियर अ कर्व not a straight line, the relationship is said to be curvilinear और regression is said to be curvilinear। अगर आप लोगों के पास लाइंस की पास पॉइंट्स नहीं है और कर्व में आप लोगों के पास पॉइंट हो रहे हैं तो आप लोगों ने एक कर्व बना लेंगे और कर्व में देखेंगे आप लोग कि प्रॉपर कर्व बनना होगा जिस तरीके से उन्होंने सेकंड डायग्राम में दिखाया है। सेकंड डायग्राम अगर आप लोगों के पास पॉइंट्स प्लॉट हो तो उसमें आप लोग स्ट्रेट लाइन तो बना ही नहीं सकते। तो अगर कर्व में होगा तो आप लोगों के पास वो कर्विलिनियर आप लोगों के पास रिग्रेशन कहलाएंगे, यानी कि वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो कर्विलिनियर होगा। अगर आप लोगों के पास पॉइंट्स सर्कल में, यानी कि ना वो कर्व हो ना वो स्ट्रेट लाइन की सूरत में हो और सर्कल में प्लॉट हो जाते हैं, एंड दिस टेक्स्ट बुक वी शैल ओनली बी कंसर्न विद द लीनियर रिग्रेशन स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। अगर ऐसा हो कि आप लोगों के पास पॉइंट जो है वो सर्कल में आप लोगों ने पॉइंट प्लॉट करे, वो सारे के सारे सर्कल में प्लॉट हो गए और कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बननी, कोई कर्व नहीं बनना, तो इसका मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग के पास वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, वो रिलेशनशिप क्या कहलाएंगे, नो रिलेशनशिप, वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये तो हो गया हम लोग के पास स्कैटर डायग्राम से रिलेटेड। पढ़ लीजिएगा आप लोग भी अच्छे तरीके से, सही हो तो डेटा की किसी भी एक डेटा की डायग्राम बना के भी देख लीजिएगा, आप बदल जाएगा कि पॉइंट्स कैसे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन की। एक तरीका तो ये हो गया वेरिएबल का रिलेशन मालूम करने का या वेरिएबल पर डिपेंडेंसी चेक करने का। दूसरा तरीका क्या है, वो रिग्रेशन इक्वेशन का है, जो मैथमेटिकली मेथड है आप लोग के पास जिसमें आप लोग कैलकुलेट करके रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करते हैं। अब जब आप लोग इस इक्वेशन, इस मेथड की बात करते हैं तो इस मेथड में इक्वेशन दो तरीके से मालूम होती हैं। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो दो इक्वेशन आप लोगों के पास किस मेथड से मालूम होती है। एक मेथड कहलाता है आप y on x और एक तरह की इक्वेशन है आप लोगों के पास x on y, सही है। ये दो इक्वेशंस हैं आप लोगों के पास। एक इक्वेशन है y on x। y on x का मतलब क्या है कि y इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। x on y का मतलब क्या है, x on y का मतलब है कि आप लोगों के पास x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, सही। कोई से वेरिएबल किसी भी डिपेंडेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है आप लोगों के पास। और अगर गिवन ना हो तो हम लोग y on x मालूम कर लेते हैं, जो कि हमारे पास पहली इक्वेशन है। जब भी ज्यादातर उन्होंने, जो आप लोगों ने देखा था कि हम लोग रिग्रेशन पढ़ रहे थे तो उन्होंने जो पहला बताया था उसके आगे उन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आगे उन्होंने क्या लिख दिया था, उन्होंने x लिख दिया था और डिपेंडेंट वेरिएबल के आगे y लिख दिया था। इसी तरह कुछ था। खैर अभी इसकी बात करते हैं। y on x
ज्यादातर क्वेश्चंस भी जो आते हैं उसमें क्वेश्चन में भी y on x मालूम करना होता है। y on x अगर मालूम करना है यानी कि y वेरिएबल डिपेंडेंट है किस पे, x पर, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन हो गई। आप लोगों को शायद याद हो, कभी बिजनेस मैथ्स का कोई सब्जेक्ट आप लोगों का हो तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा हो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी, एक तो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन होती थी, एक पॉइंट स्लो फॉर्म इक्वेशन होती थी, एक आप लोगों के पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन होती थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और एक आप लोगों के पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन होती थी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है आप लोगों के पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, ये आप लोगों के पास इसी इक्वेशन से ड्राइव की गई है आप लोगों के पास y on x की इक्वेशन। अब y on x में आप लोगों के पास a प्लस बी एक्स लिखा हुआ है, जिसमें a जो है ना आप लोगों के पास कहलाता है रिग्रेशन कांस्टेंट, और b जो आप लोगों के पास कहलाता है वो कहलाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात हो रही है, b की बात हो रही है। b किस तरीके से निकाला जाएगा, आप लोगों के पास b का फॉर्मूला लिखा हुआ है n इंटू समीशन एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका समीशन मालूम करेंगे, माइनस समीशन x इंटू समीशन y, समीशन x का टोटल समीशन y का टोटल, और फिर आप लोगों के पास समीशन x का स्क्वायर करके समीशन कर लेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, समीशन x का होल स्क्वायर करेंगे। b मालूम हो जाएगा, इसी तरह b को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, जो उस वक्त x की वैल्यू दी जाएगी, या एज इट इज लिख देंगे, और a उस b की वैल्यू को हम लोग a के फॉर्मूले में यूज कर लेंगे, a किसके बराबर है, y बार माइनस b x बार के बराबर है, उस b की वैल्यू को इधर पुट करेंगे, x बार y बार की कैलकुलेशन से a मालूम हो जाएगा। a आप लोगों के पास रिग्रेशन कांस्टेंट है, b आप लोगों के पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है, दोनों वैल्यूज मालूम हो जाएंगी, दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर देंगे, आप लोगों के पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी y on x की। एक क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों के पास तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेकंड में आप लोगों के पास x ऑन y मालूम करना है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, जहां पे y था वहां पे x आ गया, जहां पे a था वहां पे c आ गया, जहां पे प्लस था वहां पे प्लस रहा, जहां पे b था वहां d आ गया, जहां पे x था वहां पे y आ गया। तो अगर एक इक्वेशन अच्छी तरीके से याद हो जाती है हमें, तो दूसरे एक इक्वेशन के फॉर्मूले भी अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं, तो हम लोग दूसरे के खुद ब खुद ही बना सकते हैं फॉर्मूले। अब उसको दोबारा मैं a से रिप्रेजेंट नहीं करवा सकता, क्योंकि a तो हमारे पास वो रिग्रेशन कांस्टेंट था जो कि हमारे पास y on x में यूज हो रहा था, तो मैंने है वो रिग्रेशन कांस्टेंट ही, मगर मैंने उसको c से रिप्रेजेंट करवा दिया। इसी तरीके से रिग्रेशन कोफिशिएंट b था, इधर मैं b से नहीं रिप्रेजेंट करवा सकता, इधर मैंने d से रिप्रेजेंट करवा दिया, है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट ही। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट है तो उसका फॉर्मूला भी इसी तरीके से होगा जो कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। c किस तरीके से मालूम करेंगे, हम लोग के पास x बार माइनस डी वाई बार, d किस तरीके से मालूम करेंगे, जिस तरह न्यूमरेटर है इस पूरे उसका वो तो सेम ही रहा, यानी कि x की जगह पे y और y की जगह पे x आना चाहिए ना, n तो अपनी जगह पे मौजूद है, समीशन एक्स वाई था, यानी कि एक्स वाई का कॉलम मिले, x को y से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका सम कर लें, x को y से मल्टीप्लाई करें, y को x से मल्टीप्लाई करें, बात क्या है कि तो समीशन एक्स वाई सेम रहा, फिर समीशन x मालूम करें, समीशन y मालूम करें, मैं बोल दूंगा इधर समीशन y लिख दूं, इधर समीशन x लिख दूं, मल्टीप्लाई हो गया, आंसर वही आना है, तो मैंने वही एज इट इज समीशन x समीशन y वो एज इट इज लिख दिया। पहले वाली इक्वेशन में y on x के जरिए कर रहा था, तो y on x में हम लोगों के पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जब भी वो इसके डिनोमिनेटर में आया था, इधर x on y की बात कर रहा हूं तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो y इसके डिनोमिनेटर में आ गए, जहां पे x था वहां पे y आ गया, इधर x स्क्वायर का समीशन था, इधर y स्क्वायर का समीशन हो गया, इधर समीशन x का होल स्क्वायर था, इधर समीशन y का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि इसको देखते हुए ये वाला फॉर्मूला पूरा बन जाएगा एज इट इज, बिल्कुल सिमिलर है। इसी तरीके से यहां रिग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग के पास a थी जो कि y बार माइनस बी एक्स बार करके आ रही थी, इधर देख लीजिए, इधर वैल्यू क्या है, इधर वैल्यू c है, इधर y बार था, इधर x बार आ जाएगा, माइनस माइनस b की जगह पे आ गया d, x बार की जगह पे आ गया y बार, तो पूरा पूरा सेम एज इट इज फॉर्मूला कॉपी हो गया।
इक्वेशन मालूम करनी होगी y ऑन x की तो हम लोग ये तमाम चीजें यूज करेंगे, और x ऑन y की मालूम करनी होगी तो हम लोग ये वाली चीजें यूज करेंगे। इसमें जो c है वो क्या कहलाता है, वो रिग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। d आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहलाएगा। ये आप लोगों के पास रिग्रेशन इक्वेशन की तमाम टूल्स हैं। ये फॉर्मूले हमें याद होंगे, हम लोग इजीली रिग्रेशन इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास जो डेटा आएगा वो डेटा आएगा आप लोगों के पास दो वेरिएबल की फॉर्म में। एक चार्ट दिया हुआ होगा, उसमें x वेरिएबल होगा और y वेरिएबल होगा। बोलेंगे स्कैटर डायग्राम मालूम करो, तो आप लोग x को x पे प्लॉट कर देंगे, y को y पे प्लॉट कर देंगे। बोलेंगे भाई कि आप लोग रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करें, उसमें पता चल रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के कि x ऑन y ऑन x मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है, तो आप लोग इक्वेशन मालूम करेंगे, और इक्वेशन जब मालूम करेंगे तो उस इक्वेशन में तमाम चीजें इस्तेमाल हो रही होंगी। अगर y ऑन x के लिए तो ये फॉर्मूले यूज होंगे, x ऑन y के लिए तो ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। सही। अभी एक क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं, तमाम चीजें उस क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर देखते हैं कि हम लोग के पास कैलकुलेशन कैसे होती है। बुक का क्वेश्चन है आप लोगों के पास, .16 पेज नंबर 172 पे क्वेश्चन नंबर है 4.16। अब इसमें हम लोगों के पास जो डेटा दिया हुआ था पहले वो डेटा कॉपी कर लेते हैं। इलेवन 14 14 17 17 21 35, इसी तरीके से 15 27 27 30 34 38 46। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कॉपी आप लोग साथ साथ करते रहिएगा, बाद में कर लीजिएगा जैसे भी हो। ये वेरिएबल x हो गया, ये वेरिएबल आप लोगों के पास y हो गया। बोला क्या क्वेश्चन में बोला उन्होंने द डिमांड ऑफ टीवी सेट्स एज ऑब्टेन बाय सैंपल सर्वे ऑन 7 टाउन्स आर शोन बिलो। आप लोगों के पास डेटा दिया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि भाई 7 टाउन है, डिफरेंट पॉपुलेशन दी हुई है उनकी। उन पॉपुलेशन में आप लोगों के पास डिमांड क्या है टीवी सेट्स की वो बताई हुई है, और पॉपुलेशन क्या है टाउन की वो बताई हुई है। 1000 में बताई हुई है पॉपुलेशन आप लोगों के पास, यानी कि फर्स्ट है तो आप लोगों के पास 11,000 दिए हुए। इसी तरीके से आप लोगों के पास 14,000 है, 17,000 है, 21,000, 35,000, इस तरीके से टाउन की पॉपुलेशन है। उस टाउन में टीवी सेट्स की क्या डिमांड है वो बताई हुई है आप लोगों के पास कि 15 टीवी सेट्स की डिमांड है या 27 टीवी सेट्स की डिमांड है। करना क्या है, फाइंड द लीनियर रिग्रेशन। अच्छा आप लोगों को एक बात बताते चलूं, जो हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, रिग्रेशन इक्वेशन तो कहलाती है, मगर वो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड से कहलाती है। कि अगर आप लोगों के पास सिंपल बोल दिया जाए कि इक्वेशन मालूम करें लीस्ट स्क्वायर मेथड की, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड की मैथमेटिकल इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन को बोला जाता है। तो आएगा भी क्वेश्चन में, हम लोग पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। फाइंड द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, आप लोगों को लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करनी है। एंड देन एस्टिमेट द डिमांड ऑफ टीवी, डिमांड ऑफ टीवी आपको एस्टिमेट करनी है टीवी सेट्स की इन अ टाउन ऑफ पॉपुलेशन 30,000। पॉपुलेशन दी हुई है और डिमांड एस्टिमेट करनी है। जो पहले ऑब्जर्वेशन दी हुई थी उसको मैंने एक्स कंसीडर कर लिया, जो सेकंड नंबर पर ऑब्जर्वेशन दी हुई थी उसको मैंने वाई कंसीडर कर लिया। यानी कि वाई मुझे एस्टिमेट करना है। पॉपुलेशन कितनी दी हुई है 30,000, एक ऐसी वैल्यू दे दी
जिसपे आप लोगों के पास टीवी सेट्स की डिमांड नहीं थी, वो मुझे एस्टिमेट करनी है, मालूम करनी है। यानी कि y मुझे एस्टिमेट करना है, तो मैं इक्वेशन कौन सी मालूम करूंगा, y ऑन x। x की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट वाली की वैल्यू गिवन है, पॉपुलेशन की वैल्यू गिवन थी 30,000। जब इक्वेशन आ जाएगी तो मैं उस इक्वेशन में x की जगह पे 30,000 पुट करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, टीवी सेट्स की डिमांड निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों की। अब हम इसके लिए सारी वर्किंग कर लेते हैं, जो भी तमाम चीजें हैं हम लोग के पास। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि किस डेटा को आपने क्या कंसीडर किया, इधर मेंशन करना होगा कि एज वी नो दैट करके आप पहले आप लोग फॉर्मूले शो करवाएंगे, या फिर आप लोग कंसीडर कर सकते हैं लेट एक्स हम लोग के पास किसके बराबर था, पॉपुलेशन के बराबर था, और वाई हम लोग के पास किसके बराबर था, डिमांड के बराबर था, डिमांड ऑफ टीवी सेट्स। यह आप लोगों ने शो करवा दिया। उसके बाद इक्वेशन कौन सी मालूम करेंगे आप लोग, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी कि आप लोग इक्वेशन मालूम कर रहे हैं y ऑन x। y ऑन x के लिए इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। y ऑन x के बाद आप लोग के पास, आपको पता है कि इस इक्वेशन में b और a की वैल्यू लिखनी थी, और b और a की जो भी वैल्यू थी n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x समीशन y का अपॉन में n समीशन y का समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। ये आप लोग के पास फॉर्मूला था, और a का फॉर्मूला आप लोग के पास था y बार माइनस b x बार। सही है, चेक कर लीजिएगा, यही फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे थे। अब हम लोग को करना क्या होगा, करना ये होगा कि हम लोग इन फॉर्मूलों को इंप्लीमेंट करते हैं। जो जो चीजें हम लोग को मालूम करने के लिए बोली हुई थी, वो चीजें हम लोग इसमें से निकाल लेंगे अभी, और वो किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, आप लोग को नजर आ जाएगा। सही है जी। सबसे पहले ये डेटा दिया हुआ था, इसी डेटा को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले b की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी होगी। एक्स वाई की वैल्यूज हम लोग को दी हुई, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। तो हम लोग एक काम तो ये कर लें कि हम लोग सबसे पहले तो एक्स वाई का सम कर लें। जब एक्स वाई का सम कर लेंगे आप लोग, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई हम लोग के पास वाई बार और एक्स बार की वैल्यू क्या होगी। 11 प्लस 14 प्लस 14, साथ साथ आप लोग के पास कैलकुलेटर होंगे, साथ साथ कैलकुलेशन करते रहिएगा। 17 प्लस 21, इधर समीशन x कितना निकल के आ गया, 129 निकल के आ गया। 15 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 46, इधर समीशन y क्या निकल के आ गया, 217 निकल गया। कोई जरूरी नहीं है कैपिटल y कैपिटल x से शो करवाएं, कैपिटल से शो करवा दें। इधर आप लोगों ने कैपिटल लिखे तो इस वजह से कैपिटल इधर लिख रहा हूं। फॉर्मूले में भी आप लोगों के पास कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल से शो करवा दें, इसमें कोई इशू नहीं है। सही, वैल्यूज आप लोगों ने देख ली भाई, क्या क्या वैल्यूज थी हम लोग के पास, 15, 27, 27, 30, 34, 38 और 46। अब क्या करना है, अब हम लोगों को, हमने देखा ये वाला फॉर्मूला कि भाई इक्वेशन नंबर 2 थी हम लोग के पास, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 में हमें अगर ये कैलकुलेट करना है तो हमें समीशन चाहिए एक्स वाई का। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक कॉलम बना दिया एक्स वाई का। जब हम लोगों ने कॉलम बना दिया एक्स वाई का, तो हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज लिख देंगे। 11 को 15 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 165 आएगा। इसी तरह 14 को मल्टीप्लाई किया 27 से, तो 378 आएगा। इसी तरीके से 378 यहाँ पे भी आ जाएगा। 17 को मल्टीप्लाई किया 30 से, 510। 34 मल्टीप्लाई बाय 17, 578। 38 मल्टीप्लाई बाय 21, 798। और 46 मल्टीप्लाई बाय 35, तो 1610। इन सबको ऐड कर देंगे
798 प्लस 578 प्लस 510 प्लस 378 समीशन XY इज इक्वल टू 4417। ये आप लोगों के पास समीशन आ गया। समीशन XY का समीशन चाहिए था, समीशन X चाहिए था बोला, समीशन Y चाहिए था वो लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर का समीशन चाहिए था, X हो रहा है, एक्स स्क्वायर मालूम कर लिया, 11 का स्क्वायर मालूम करेंगे आप लोगों को 121 आएगा। इसी तरह 14 का स्क्वायर 196, 17 का स्क्वायर 289, 21 का स्क्वायर 441, 35 का स्क्वायर 1225। सबको ऐड कर दीजिए। समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2757। यह आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर का समीशन आ गया। समीशन एक्स पहले से मौजूद है आप लोगों के पास, इजीली हो सकता है, और यहां पे हमारे पास ये कॉलम खत्म हो गया। इक्वेशन नंबर 3 का रेफरेंस बाद में देंगे, पहले इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। सिंस इक्वेशन नंबर 2 में काम कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में काम करेंगे, देख लीजिए। B इज इक्वल टू n, कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन में बताया हुआ था कि उन्होंने 7 टाउन की ऑब्जर्वेशंस ली हैं। देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ था कि 7 टाउन्स की आपके पास जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, सर्वे करके 7 टाउन्स की इंफॉर्मेशन दी गई। अब हम लोग क्या मालूम कर रहे हैं? B मालूम करेंगे। n की जगह पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। समीशन XY की जगह पे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? 4417 आ गया, माइनस समीशन x की जगह पे 129, समीशन y की जगह पे 217, इधर 7 आ गया। समीशन x का स्क्वायर आप लोगों के पास 2757, समीशन x 129, समीशन x का होल स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे तो एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर में एक साथ लिखते हैं, चाहे तो इस तरीके से कर लें। 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 4417 से, साथ साथ कैलकुलेशन कर रहे होंगे आप लोग। .10 ये वैल्यू निकल के आ गई किसकी? बी की। बी का मतलब क्या है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ गया आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने क्या किया? इस वैल्यू को पुट कर दिया किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 3 में, सॉरी। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने से पहले आप लोगों ने बोला कि हमें क्या चाहिए? हमें x बार चाहिए, हमें y बार चाहिए। x बार की वैल्यू, x बार का फॉर्मूला समीशन x डिवाइड बाय n, और y बार का फॉर्मूला समीशन y डिवाइड बाय n। समीशन x कितना था हम लोग के पास? 129 था। ऑब्जर्वेशन कितनी थी हम लोग के पास? 7 थी। समीशन y कितना था हम लोग के पास? 127 था। इसी तरीके से हम लोग x बार और y बार मालूम कर लेंगे। 129 को डिवाइड बाय 7 करवाए 18.4,
2, 127 को डिवाइड बाय 7 करवाएंगे तो 18.14। Since equation number 3 becomes a is equals to y bar, y bar की वैल्यू 18.14 माइनस b की वैल्यू 1.10, x बार की वैल्यू 18.42। सॉल्व किए इसको 18.14 ये लिखा हुआ माइनस ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.10 तो 19.95 निकल के आया, जो कि माइनस हो जाएगा किसमें से 18.14 में से, और आप लोग के पास a की वैल्यू निकल के आ गई -1.81। सही, a की वैल्यू थी, b की वैल्यू, ये वैल्यू माइनस होके नेगेटिव में आ गई। अब आप लोगों ने कौन सी इक्वेशन में पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सिंस इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 की सूरत हाल क्या हो जाएगी, y अपनी जगह पे लिखा हुआ है, a की जगह पे a की वैल्यू लिख दी, जो कि क्या है, ये a था, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आई है -1.81, प्लस की जगह प्लस आ गया, b की जगह पे b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी 1.10, और क्या आ गया, x आ गया। ये है आप लोगों के पास रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। इतनी आप लोगों के पास रिग्रेशन इक्वेशन आ गई, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग y इज इक्वल टू -1.81 प्लस 1.10x। ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन आ गई, इसको हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि आप लोग y यानी कि डिमांड पता करें जब आप लोग के पास पॉपुलेशन कितनी हो, 30,000 हो। यही था ना क्वेश्चन में, तो जब 30,000 यानी कि 30 वैल्यू दी हुई है, तो हम लोगों ने इफ x इज इक्वल टू 30, देखिएगा y इज इक्वल टू -1.81 प्लस 1.10, इधर आ गया 30, और अब जो वैल्यू मालूम होगी वो एस्टिमेटेड वैल्यू मालूम होगी, तो एस्टिमेटेड वैल्यू को मैं y कैप से शो करता हूं, क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू 100% सही नहीं हो सकती। कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती। 100% क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भाई हम लोगों ने कैलकुलेशन के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिए, आगे के डिजिट हम लोगों ने छोड़ दिए, तो बहुत कम एरर है जो आएगा, मगर एरर जरूर आएगा, पूरी 100% करेक्ट नहीं हो सकती। और प्रिडिक्ट वैल्यू है, प्रिडिक्ट वैल्यू तो वैसी नहीं हो सकती, सही, क्योंकि गैब के इल्म तो सिवाय अल्लाह ताला के और किसी को नहीं है। तो जितनी प्रिडिक्ट वैल्यू होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, वो वैल्यूज होती हैं जो 100% नहीं होती। हाँ, 99% सही हो सकती है, मगर 100% सही नहीं हो सकती। 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1.10 से, 33 आ जाएगा निकल के, और -1.81 माइनस का प्लस 33, y कैप की वैल्यू निकल के आ गई 31.19। यह आप लोगों के पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन 30,000 हो तो हमारे पास कितने 30 सेट्स रिक्वायर्ड होंगे, 31.19। अब पॉइंट्स में तो होने से रहे, तो या तो 31 सेट्स रिक्वायर्ड होंगे या तो 32 सेट्स रिक्वायर्ड होंगे। आप लोगों ने देखा था डेटा में कि जब हम लोगों के पास पॉपुलेशन 35,000 थी तो कितने सेट्स थे, 46 सेट्स, 21,000 थी तो 38 सेट्स थे। तो अगर हम लोग के पास जब पॉपुलेशन 30,000 के करीब होगी तो हमारे पास कितने सेट्स चाहिए होंगे, 31.19 सेट्स चाहिए होंगे। ये कैलकुलेशन, ये एस्टिमेट किया हम लोगों ने, सही। तो मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि अगर वो क्वेश्चन में ही बता देते कि हम लोगों के पास पॉपुलेशन जो है वो x है और डिमांड जो है वो y है, तो हमें और क्लियर हो जाता है कि हमें y ऑन x ही मालूम करना है। मगर जिस तरीके से आप लोगों के पास क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ था, तो फर्स्ट वाले डेटा को हमने x कंसिडर कर लिया और बाद वाले डेटा को हम लोगों ने y कंसिडर कर लिया, जो बाद वाला कॉलम था, और हम लोगों ने y ऑन x मालूम कर लिया, सही। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन 4.12 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4.12 में द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स x बोल दिया उन्होंने, एंड अकाउंटिंग y एट अ प्रोफेशनल एग्जाम आर एज फॉलोज। आप लोग के पास स्कोर्स दिए में मार्क्स इन अकाउंटिंग, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। अब मार्क्स इन अकाउंटिंग क्या है हम लोगों के पास,
हमें पता है कि y है, यानी कि फर्स्ट y हो गया अब, और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स क्या हो गए, x हो गए, जो कि सेकंड नंबर पे दिए हुए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लीनियर ऑफ रिग्रेशन। लीनियर ऑफ रिग्रेशन की इक्वेशन मालूम करनी है। अब देखें, अब हमें पता नहीं है कौन सी x ऑन y, y ऑन x, हम इससे पहचानेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, प्रिडिक्ट मार्क्स इन अकाउंटिंग। कौन से मार्क्स प्रिडिक्ट करने, अकाउंटिंग के, फॉर अ स्टूडेंट, उस स्टूडेंट के हु स्कोर 82 इन स्टैटिस्टिक्स, जिसने 82 मार्क्स स्कोर करे स्टैटिस्टिक्स में, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स दिए हुए और अकाउंट्स के मार्क्स मालूम करने। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, अकाउंट्स के मार्क्स जो दिए हुए थे वो किससे शो करवाए हुए थे, उन्होंने y से। तो जब अकाउंट्स के मार्क्स मालूम करने हैं तो आप लोग के पास इक्वेशन ऐसी बनाएंगे जो कि जिससे क्या निकल के आए, y निकल के आए, यानी कि y ऑन x आप लोग मालूम करेंगे। y ऑन x की इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा, इक्वेशन भी मालूम हो जाएगी, और सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, वैल्यू भी प्रेडिक्ट करके निकाल के एस्टिमेटेड करके वैल्यू दे देंगे आप लोग। अब इसके जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 चल रहे, कंटिन्यूसली क्वेश्चन चल रहे हैं 4.10 तक, 4.11। सही है, देखिए 4.11 में क्या बोला है, आप लोगों के पास XY की वैल्यूज दी गई यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आप लोगों को लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करना है, यानी कि आप लोगों को पता है कि मैथमेटिकल इक्वेशन निकालनी है। फिट अ लीनियर रिग्रेशन, लीस्ट स्क्वायर मेथड से आप लोग इस लीनियर इक्वेशन को फिट कीजिए, y इज इक्वल टू a प्लस bx, यानी कि आप लोगों को ये इक्वेशन y ऑन x की मालूम करनी है। एस्टिमेट द वैल्यू, जब निकल आएगी आप लोगों के पास इक्वेशन, तो आप लोग x की वैल्यू डालेंगे और उसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, y की वैल्यू निकल आएगी, y एस्टिमेटेड की वैल्यू निकल आएगी, y कैप से शो करेंगे, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन आप लोग रीड कर सकते हैं। 4.15 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 4.16 हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद आप लोग के पास कोरिलेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। रिग्रेशन के क्वेश्चन भी है, जिस तरह 4.20 देखें, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करती है y ऑन x और x ऑन y की, फ्रॉम द डेटा जो आप लोग के पास डेटा दिया हुआ है। सही है, तो इसी डेटा के लिए इक्वेशन x ऑन y भी मालूम करनी है और y ऑन x भी मालूम करनी है। कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, आसान तरीन कैलकुलेशन है, और ये तमाम की तमाम कैलकुलेशन आप लोग के पास कैलकुलेटर में भी हो जाती है। सही, तो कैलकुलेटर में भी हम लोग बता देंगे कि किस तरीके से होती है, ताकि आप लोगों के पास थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, जो कि आप लोगों को टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में, वो आप लोग डायरेक्ट कर सकें। वरना वैसे देखा जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मगर आप लोगों का कैलकुलेटर पर हाथ सेट होगा तो आप लोगों के पास अच्छा टाइम में क्वेश्चन हो सकता है। आप लोग बुक में पेज नंबर 148 पर आ जाइए, और 148 पर जहाँ पे हम लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन के फॉर्मूले लिखे थे व्हाइट बोर्ड पे, इसी तरीके से अब हम लोगों के पास नोट दिया हुआ है। उस नोट में हम लोगों के पास प्रॉपर्टीज बताई गई हैं कि हाँ भाई क्या प्रॉपर्टीज होती है या क्या लिमिटेशन है जिनका हमें ख्याल रखना है, या कुछ इन्फॉर्मेशन बातें बताई हुई हैं, इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने। द रिग्रेशन लाइन्स ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y आर ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। ये हमारे पास लीस्ट स्क्वायर लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कहलाती है, चाहे वो y ऑन x हो या x ऑन y हो। The regression line of y on x, that is y is equal to a plus bx, is used for estimating y given a value of x. ये मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को अंदाजा रहेगा कि क्या चीज़ मालूम करनी है। और उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि भाई हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन है y on x की, ये यूज हो रही है हम लोग के पास एस्टिमेटिंग कैलकुलेट करने के लिए y को, अगर हम लोग के पास x की गिवन वैल्यू दी जाएगी। The regression line of x on y, that is x is equal to c plus dy, is used for estimating x given a value of y. आप लोगों के पास वैल्यू y की दी जाएगी, आप लोगों को x कैलकुलेट करना होगा। फोर्थ में देखिए, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट b may also be written as byx। जो अभी b था हम लोग जो मालूम कर रहे थे, उसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं byx। yx करके क्यों, क्योंकि y on x जब हम इक्वेशन मालूम करते थे y ऑन x की, तो हम लोग b मालूम करते थे, और जो b है उसको हम लोग bxy करके लिख सकते हैं। यानी कि जो d था हम लोग के पास, उसको bxy करके लिख दिया। क्यों, क्योंकि वो कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है जो x ऑन y हम लोग जब मालूम करते हैं, जब यूज होता है। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। इस कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। पढ़ सकते हैं आप लोग, ये क्या कहलाता है, x ऑन y के रिग्रेशन इक्वेशन कहलाता है। जो काम आप लोगों को करना है, वो काम ये करना है कि जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल्स देखना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल से आप लोगों को तमाम चीजें जो भी हम लोगों ने आज सीखा है,
वो तमाम चीजें आप लोगों की एक तो रिव्यू हो जाएंगी और तमाम कुछ हो सकता हो कि कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिले। इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए जिसमें एक्स और वाई प्रिडिक्ट करना है कि भाई वाई ऑन एक्स मालूम करना है या एक्स ऑन वाई मालूम करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 149 से स्टार्ट हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। ये तमाम वो एग्जाम्पल्स हैं जो वर्डिंग्स की फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आप लोगों के पास नया टॉपिक स्टार्ट होता है कोरिलेशन का। एक टॉपिक कवर कर लिया हम लोगों ने इस चैप्टर का, अब टॉपिक है हम लोग के पास कोरिलेशन का। कोरिलेशन में जिस तरह हम लोगों ने रिग्रेशन स्टार्ट किया था, रिग्रेशन में हम लोगों ने बताया था रिग्रेशन क्या होता है, इसी तरह कोरिलेशन में हम लोग देख लेते हैं। कोरिलेशन नाम से पता चल रहा है दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन मालूम करने को क्या बोलेंगे, कोरिलेशन बोलेंगे। कौन से दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है, किस तरह से उनका आपस में रिलेशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है या वीक कोरिलेशन है, सही, या मॉडरेट कोरिलेशन है, ये रिलेशन हम लोग मालूम करते हैं कोरिलेशन में। इफ टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स वेरी इन सच अ वे दैट द चेंजेस ऑफ वन सेट्स आर रिलेटेड दैट बाय चेंज इन द अदर सेट other than these sets are said to be correlated। दो ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, दो कॉलम दिए हुए एक्स वाई की सूरत में, एक ऑब्जर्वेशन, एक सेट्स की ऑब्जर्वेशन चेंज हो रही है तो दूसरे सेट पे क्या असर पड़ रहा है, ये रिलेशन मालूम करने के लिए हम लोग कोरिलेशन मालूम करते हैं। और हम क्या बोलेंगे, ये दोनों सेट्स आपस में कोरिलेटेड है, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरी चीज का बढ़ना, एक चीज के कम होने से दूसरी चीज का कम होना, या एक इनवर्सली या एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का कम होना, ये रिलेशन, इनमें क्या रिलेशन है, या एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज पर कोई असर नहीं पड़ना, क्या रिलेशन है या कोई रिलेशन नहीं है, ये वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड कहलाएंगे और जो इनका रिलेशन मालूम करेंगे वो कोरिलेशन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप लोगों के पास इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान रिलेशन है, हाइट एंड वेट के दरमियान रिलेशन होता है, सही, रेनफॉल एंड प्रोडक्शन के दरमियान, सप्लाई एंड प्राइस के दरमियान, सच रिलेशंस बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स इट इज टर्म्ड एज कोरिलेशन। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोरिलेशन कहलाते हैं। जनरली स्पीकिंग कोरिलेशन मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास कोरिलेशन क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करता है दो वेरिएबल के दरमियान जो एक्स और वाई के दरमियान होती हैं। आगे पढ़ते हैं, नेम ऑफ कोरिलेशंस, नेचर ऑफ कोरिलेशंस। नेचर ऑफ कोरिलेशंस में आप लोगों के पास किस किस तरह के कोरिलेशन है। अब देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने आपको बताया था कि रिग्रेशन का जायजा आप लोग किस तरीके से लेते हैं, दो तरीके से लेते हैं, एक स्कैटर डायग्राम से और एक मैथमेटिकल इक्वेशन से, रिग्रेशन इक्वेशन से। इसी तरीके से अब कोरिलेशन भी दो तरीके से मालूम होती है, वो भी स्कैटर डायग्राम से मालूम होती है। देखिए लिखा हुआ होगा मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन। ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड है कि आप स्कैटर डायग्राम बना लें, वही एक्स वाई की वैल्यूज दी हुई होती हैं। और मैथमेटिकल मेथड का मतलब क्या है कि आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम कर लें। स्कैटर डायग्राम, नेचर ऑफ कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। काम क्या है आप लोगों के पास कि अगर आप जब रिग्रेशन का काम स्टार्ट कर रहे हो तो रिग्रेशन के काम में रिग्रेशन की डेफिनेशन वगैरह उसके जो भी तमाम चीजें थी वो लिखी हुई हो रजिस्टर में, और फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो। इसी तरीके से आप लोगों के पास कोरिलेशन में भी कोरिलेशन की डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई हो, और फिर उसके बाद आपके पास काम स्टार्ट हो रहा है मेथड बताऊं कि आपको कौन कौन से मेथड से निकल सकती है कोरिलेशन भी। अगर हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो हम लोग के पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। अगर हम लोग सिंपली ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो स्कैटर डायग्राम आ जाएगी। स्कैटर डायग्राम किस किस तरह की हो सकती है, आप लोगों के पास शेप दिए हुए पेज नंबर 157 पे। पॉजिटिव कोरिलेशन किस तरीके का होता है, डायग्राम बनी हुई है, ग्राफ बना हुआ है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन किस तरह होता है, एक लाइन हो, लाइन के आसपास डॉट हो, कुछ लाइन पे डॉट्स हो, तो वो आप लोगों के पास पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाती है। अगर आप लोगों के पास लाइन पर डॉट मौजूद होंगे तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगी। अगर आप लोगों के पास लाइंस के आसपास डॉट हो मगर लाइंस की डायरेक्शन जो है वो अलग डायरेक्शन हो डायगोनल में, तो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगी। और इसी तरीके से परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगी। सर्कल में हो, जिस तरह आप लोगों के पास रिग्रेशन में होता था तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं होती थी, जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं होती थी तो कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये बात बोलिए कि अगर जीरो कोरिलेशन होगा जब आप लोगों के पास सर्कल में पॉइंट्स प्लॉट हुए होंगे, यानी कोई नो कोरिलेशन। सही है।
अच्छा, ये जो चीज कहलाती है आप लोगों के पास, देखिए, दिस मेथड इज मेनली यूज व्हेन वी आर इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग आउट वेदर देयर इज कोरिलेशन एंड ओनली इन गेटिंग अ रफ आइडिया अबाउट इट्स नेचर एंड डिग्री. इट डज नॉट गिव अस एनी मेजर ऑफ कोरिलेशन. ये हम लोग का बना दे कि हम लोग को एक रफ आइडिया चाहिए कि हाँ भाई हम लोग के पास आपस में इनका क्या रिलेशन है. Therefore, Carl Pearson, a great biometrician and statistician, has suggested a mathematical method or coefficient known as Carl Pearson coefficient of correlation or simply coefficient of correlation. Simply ये बोले या उनके नाम के साथ बोल दे, उन्होंने एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था. वो मेथड क्या है आप लोगों के पास, ये सामने लिखा हुआ है. इसमें शुरू के फॉर्मूले दिए हुए. शुरू के फॉर्मूले में आप लोगों के पास कोरिलेशन दिया हुआ है, स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करते. और आप लोग के पास न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, कोवेरियंस लिखा हुआ है, जो कि एक्स वाई की फॉर्म में, जिसको हमने एस एक्स वाई से शो किया हुआ है. डिनोमिनेटर में आप लोग के पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, प्रोडक्ट की फॉर्म में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से, जिसको एस एक्स और एस वाई से शो किया हुआ है. सही है. जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और जो फॉर्मूला मिलता जुलता फॉर्मूला है किससे, हमारे पास रिग्रेशन के फॉर्मूले से, रिग्रेशन कोएफिशिएंट से, वो फॉर्मूला ये वाला है. R इज इक्वल्स टू, देखिएगा आप लोग, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई. ये वही चीज है न्यूमरेटर जो हम लोग उधर निकालते थे रिग्रेशन इक्वेशन में. दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. डिनोमिनेटर में देखिएगा, डिनोमिनेटर में n समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, यही था ना जो लिखा जाता था. और क्या लिखा जाता था, n समीशन y का स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर. ये अपने अंडर रूट में, ये अपने अंडर रूट में. तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि शायद आप लोग के पास दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो b और d थे उनको मिलाया गया है, तो आप लोग के पास कोरिलेशन निकल के आया है. सही. तो हाँ, जो कोरिलेशन होता है r इज इक्वल्स टू अंडर रूट, किसका अंडर रूट, आप लोग के पास b एक्स वाई और b वाई एक्स, यानी कि b और d का जो आप लोग के पास प्रोडक्ट होती है, ये आप लोग के पास जो है वो r के बराबर होती है. सही. आगे प्रॉपर्टीज में आएगा भी हमारे पास कि हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होंगे. खैर, अभी जो हमारे पास है वो हम लोगों ने बोला ये फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूले में कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई चीज रह नहीं गई. एक्स वाई दिया हुआ होगा, समीशन एक्स वाई किस तरीके से मालूम करना है आप लोगों को पता है. ऑब्जर्वेशन पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो जितनी ऑब्जर्वेशन दी हुई होंगी वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे. समीशन एक्स कर लेंगे, समीशन वाई कर लेंगे, इधर पुट कर देंगे. एक्स का स्क्वायर करके समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, समीशन एक्स का आ जाएगा ऊपर ही, तो आप लोगों के पास इसका स्क्वायर कर देंगे, समीशन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा. सॉल्व कर लेंगे, आप सिर्फ सॉल्यूशन बाकी है. आप लोगों के पास एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को सॉल्यूशन भी आ जाएगा. अगर हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला डिस्कस करें, देखिए एक डेटा दिया हुआ है आप लोगों के पास एक्स वाई की फॉर्म में. मैं आप लोगों को पहले इस फॉर्मूले को क्लियर कर दूं कि इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी ताकि आप लोग कर सके. एक्स वाई चाहिए होगा तो एक कॉलम बन गया एक्स वाई का. समीशन करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, समीशन एक्स आ जाएगा, इधर समीशन वाई आ जाएगा, इधर समीशन एक्स वाई आ जाएगा. न्यूमरेटर पूरा आ गया. एक्स स्क्वायर तो इधर समीशन एक्स स्क्वायर आ गया. वाई स्क्वायर तो इधर समीशन वाई स्क्वायर आ गया. समीशन एक्स समीशन वाई पहले निकाल चुके हैं, इसमें पुट करेंगे, होल स्क्वायर मालूम करेंगे, सॉल्व हो जाएगा. ये तो हम लोग के पास यहां तक बनेगा और ये हमारे पास पूरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल के आ जाएगा. जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, जो कि आप लोगों के पास इधर लिखा हुआ है और आर एक्स वाई से उन्होंने शो भी किया हुआ है. स्टैंडर्ड डेविएशन, कौन सी स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. सही. बुक में फॉर्मूले लिखे हुए आप लोगों के पास जिसको हम लोगों ने इस तरीके से शो करवाया.
अब जो आप लोग के पास ये पहली बार ये पढ़ ले होंगे आप लोग कोवेरियंस। कोवेरियंस का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स का वेरिएंस कोवेरियंस कहलाता है। एक्स वाई दो वेरिएबल है, उस दो वेरिएबल का वेरिएंस हमने बताया है कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार, इसी तरीके से वाई माइनस वाई बार और ये एन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की बात करूं तो समीशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन अंडर रूट आ जाएगा और ये स्क्वायर आ जाएगा। अभी आप लोगों को फॉर्मूला याद भी आ जाएगा कि सिंपली आप लोग के पास यही काम तो करते थे हम लोग, किसमें, वेरिएंस में अंडर रूट नहीं होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट लगा देते थे हम लोग। वेरिएंस के फॉर्मूले में x माइनस एक्स बार के ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाय n मालूम कर देते हैं हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए, सही। तो वही फॉर्मूला है आप लोग के पास, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, बट प्रेजेंटेशन अलग अलग है। आप लोग के पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे शो करवा दिया उन्होंने, तो ये फॉर्मूले बन गए। कोवेरिएंस आप लोगों ने पहली बार पढ़ा है। अब अच्छा, अब ये देख लीजिए कि इसमें कोई नई चीज नहीं है, एक्स वाई की फॉर्म में आप लोग के पास डेटा दिया हुआ होगा, तो आप लोग क्या कर लेंगे, समीशन x मालूम कर लेंगे, समीशन y मालूम कर लेंगे। x बार के लिए आप लोगों को फॉर्मूला लगाना होगा किसका, x बार का, x बार इज इक्वल टू समीशन x डिवाइड बाय n, और y बार के लिए y बार का फॉर्मूला लगाएंगे समीशन y डिवाइड बाय n। समीशन x डिवाइड बाय n, समीशन y डिवाइड बाय n, दोनों का समीशन करेंगे, करके मीन निकाल लेंगे। मीन आ जाएगा तो हर ऑब्जर्वेशन में से x माइनस एक्स बार मालूम हो जाएगा, इसी तरीके से y माइनस वाई बार मालूम हो जाएगा। जब मालूम हो जाएगा तो उसका स्क्वायर भी मालूम कर लेंगे और उसका समीशन कर लेंगे। इधर भी समीशन आ जाएगा, इधर भी समीशन आ जाएगा, और समीशन को यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे n से, अंडर रूट ले लेंगे। उस समीशन को यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे n से, अंडर रूट ले लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएंगे। जब आप लोगों के पास समीशन चाहें तो इनका अलग अलग कॉलम बना लें, क्योंकि इधर भी चाहिए होगा। एक कॉलम बनेगा जिसमें आप लोग x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। x माइनस एक्स बार की जो वैल्यू आएगी, y माइनस वाई बार की जो वैल्यू आएगी, उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके इधर आएगा, और फिर इसका समीशन आएगा, जो कि आप लोग के पास कहाँ पे लिखा जाएगा, जो कि आप लोग के पास यहाँ पे लिखा जाएगा। x माइनस एक्स बार निकाल चुके होंगे, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आप लोग के पास यहां पे निकल चुका होगा। ये दोनों चीजें कहां पे आएंगी, ये चीज यहां पे लिखी जाएगी, ये चीज यहां पे लिखी जाएगी, और आप लोग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इस अगर ये वाले फॉर्मूले लगाएं तो इन फॉर्मूलों में आप लोग के पास कैलकुलेशन ज़्यादा है। अगर आप लोग वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो फॉर्मूला लगाना आसान है, सही है। कर्ल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यही दोनों फॉर्मूले कहलाते हैं, चाहे आप लोग कोवेरियंस की फॉर्म में लगाएं या आप लोग सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में लगाएं, सही है। मगर आप लोगों के पास प्रैक्टिस दोनों फॉर्मूले की होनी चाहिए। कभी कभी डेटा इससे रिलेटेड दे दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया और ये कोवेरियंस दे दिया, तो अब उस डेटा का कोई काम नहीं है आप लोगों के पास, सही। या आप लोगों के पास एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बुक में दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों के पास ये वैल्यूज दी हुई हैं, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार की वैल्यू दी हुई है, तो आप लोग उस वैल्यू को स्क्वायर भी कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी कि ये तमाम फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जब भी आप लोग जो है उसके लिए आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, सही है। तो फॉर्मूले आप लोगों को मैंने पहले बता चुका हूँ, स्टेट से स्टेट में फॉर्मूले का नाम है, तो फॉर्मूले लिख लीजिएगा अपने पास, उस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे मैंने बता दिया है। देख लीजिए आप लोग के पास क्वेश्चन में टॉपिक के बाद आप लोग के पास स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन है, और स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन में हम लोग के पास दिया हुआ है कि 0.8 से प्लस माइनस 1 तक हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कहलाता है, फिर 0.5 से 0.8 मॉडरेट कहलाता है, 0.2 से 0.5 वीक कहलाता है, 0 से 0.2 तक नेग्लिजिबल कहलाता है, सही है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की डिग्री दी है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोग की समझ में आ जाएगी,
और जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल के आता है हम उस पर कमेंट भी दे सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है या मॉडरेट कोरिलेशन है, उसकी वैल्यू देख के इसके मुताबिक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के मुताबिक जो आप लोगों के पास स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन का चार्ट दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल इसी की तरह है कि इन्होंने ये वैल्यूज दे दी है और इन वैल्यूज की मदद से आप लोगों को जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी और हम लोग इसके आगे का कुछ क्वेश्चन हुए अगर हम लोग के पास कोरिलेशन के, तो वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके आगे का जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो हम लोग मालूम करेंगे। और स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग के पास स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन का काम है, जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होती है। तो एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टी यूज हो रही हो ताकि हमारे पास तमाम कोरिलेशन की जो प्रॉपर्टीज है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप लोगों के पास अल्लाह हाफ़िज़।